आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने कल पढ़ा था कोयला। कोयला भी एक जीवाश्म ईंधन है और पेट्रोलियम भी एक ऐसा ईंधन है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जो जैविक पदार्थों के अंश से या जीवाश्म से प्राप्त हो उसे कहा जाता है जीवाश्म ईंधन। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। यह अनवीनीकरणीय या परंपरागत स्रोत है। अनवीनीकरणीय किसे कहा जाता है? अनवीनीकरणीय वे स्रोत होते हैं जिनको एक बार उपयोग में लेने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लिया जा सके। एक बार उपयोग में लेने के बाद जिसे दोबारा उपयोग में हम नहीं ले सके वो होता है अनवीनीकरणीय साधन। जीवाश्म ईंधन है, अनवीनीकरणीय साधन है। अनवीनीकरणीय को क्योंकि इसको परंपरा से हम उपयोग में ले रहे हैं इसलिए ये परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। अब पेट्रोलियम बनता कैसे है तो देखो, जीवों व वनस्पतियों के पृथ्वी के नीचे दबे जो अंश थे वो उच्च ताप व दाब के कारण बदल गए। कौन से पदार्थों में? पेट्रोलियम पदार्थों में। हमने क्या पढ़ा कि जो जीवों के व वनस्पति के पृथ्वी के नीचे दबे अंश थे वो उच्च ताप व दाब के कारण पेट्रोलियम में बदल गए। अब पेट्रोलियम के कुछ और भी नाम है। कैसे, क्या नाम है? पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल कहते हैं। अपरिष्कृत का अर्थ होता है शुद्ध नहीं हो, जो कच्चा तेल कहा जाता है पेट्रोलियम को। और चट्टानों से निकलने वाला तेल कहा जाता है पेट्रोलियम। अब जब इस कच्चे तेल अपरिष्कृत तेल का भाजीआसन कर इसको परिष्कृत किया जाता है तो इससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है? हमें एक चीज प्राप्त होती है, पेट्रोल। पेट्रोलियम पदार्थों से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, स्नेहक व वैसलीन प्राप्त होते हैं। आपकी क्वेश्चन आ सकता है कि पेट्रोलियम पदार्थों के प्रभाजी आसन से प्राप्त होने वाले कौन कौन से पदार्थ हैं? तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, स्नेहक, वैसलीन। अब पेट्रोलियम पदार्थों के क्योंकि अनवीनीकरणीय साधन है इसलिए ये तो खत्म हो जाएगा। तो पेट्रोलियम पदार्थों के समतुल्य ईंधन एक और भी तैयार किया जा रहा है जिसे कहते हैं बायोडीजल। बायो का अर्थ होता है वनस्पति, डीजल का अर्थ होता है डीजल प्राप्त करना। तो पेट्रोलियम पदार्थों के समतुल्य एक ईंधन प्राप्त किया जा रहा है जिसको कहते हैं बायोडीजल। अब बायोडीजल के बारे में सुनिए। बायोडीजल कैसे प्राप्त कर किससे प्राप्त होता है? तो जैविक पदार्थों से या वनस्पति जीवों से प्राप्त होता है बायोडीजल। नवीनीकरणीय साधन है, यानी एक बार उपयोग में ले लिया बायोडीजल को तो दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है। उसके बाद बायोडीजल को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार, बायोडीजल को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार ने 2 मिशन चलाए हैं। उन मिशन का नाम आपसे पूछा जा सकता है। पहले मिशन का नाम है बायोफ्यूल मिशन और दूसरे मिशन का नाम है बायोफ्यूल अथॉरिटी। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, अनवीनीकरणीय साधन है, यानी इसको उपयोग में लेने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लिया जा सकता। जीवों व वनस्पतियों के जो पृथ्वी के नीचे दबे अवशेष थे वो उच्च ताप व दाब के कारण किसमें बदल गए? पेट्रोलियम में। फिर हमने पढ़ा पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल कहा जाता है, पेट्रोलियम को कच्चा तेल कहा जाता है और चट्टानों का तेल भी कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा कि अपरिष्कृत तेल का जब प्रभाजी आसन कर इसको परिष्कृत किया जाता है, यानी शुद्ध किया जाता है। अपरिष्कृत का अर्थ होता है हिंदी में अशुद्ध या जिसमें शुद्धि हो, तो हमें प्राप्त होता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, स्नेहक व वैसलीन। ये अपरिष्कृत तेल के प्रभाजी आसन से, अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रभाजी आसन से प्राप्त होते हैं। अब पेट्रोलियम क्योंकि अनवीनीकरणीय साधन है इसलिए इसकी समतुल्य एक नवीनीकरणीय साधन बनाया गया जिसको कहा गया बायोडीजल। बायोडीजल किससे प्राप्त होता है? जैविक पदार्थों से प्राप्त होता है बायोडीजल। बायोडीजल नवीनीकरणीय साधन है, जैव निम्नीकरणीय है, अतः पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं है। जैव निम्नीकरणीय का अर्थ होता है जीवों के द्वारा इसका अपघटन हो जाता है। फिर हमने पढ़ा कि बायोडीजल की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार ने 2 मिशन चलाए हैं। एक का नाम है बायोफ्यूल मिशन। बायो का अर्थ होता है वनस्पति, फ्यूल का अर्थ होता है ईंधन, मिशन का अर्थ मिशन। बायोफ्यूल मिशन और दूसरा है बायोफ्यूल अथॉरिटी। अब जिस प्रकार पेट्रोलियम के लिए समतुल्य ईंधन तैयार किया गया बायोडीजल, उसी प्रकार प्राकृतिक गैस के लिए भी एक नवीनीकरणीय गैस तैयार की गई जिसे कहा गया बायोगैस। प्राकृतिक गैस जो है वो एक
अनवीनीकरणीय साधन है, जबकि बायोगैस एक कैसा साधन है बेटा जी, नवीनीकरणीय साधन। तो हमने पढ़ा पेट्रोलियम के बारे में। सामाजिक वानिकी, आगे टॉपिक है सामाजिक वानिकी। समाज के सहयोग से वानिकी का अर्थ होता है वनों की मात्रा को बढ़ाना। सामाजिक वानिकी क्या होता है? जन सहयोग तथा सामाजिक संगठनों के सहयोग से वृक्षारोपण करना। जन सहयोग तथा सामाजिक संगठनों के सहयोग से वृक्षारोपण करना, जिससे क्या प्रदूषण को कम किया जा सके और वनों की संख्या को बढ़ाया जा सके, सामाजिक वानिकी कहलाता है। सामाजिक का अर्थ होता है समाज, वानिकी का अर्थ होता है वनों को बढ़ाना। तो जन सहयोग तथा सामाजिक संगठनों के सहयोग से वृक्षारोपण कर प्रदूषण को कम करना तथा वृक्षों की संख्या को बढ़ाना सामाजिक वानिकी कहलाता है। अब सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलाने के लिए कृषि विभाग सामाजिक वानिकी चलाता है। कृषकों को विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उपलब्ध करवाए जाते हैं। वानिकी विभाग जो है वो सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे वनों को लगाकर सामाजिक वानिकी में सहयोग करता है। इसके अलावा ग्रामीणों द्वारा विभिन्न स्तरों पर, ग्रामीणों तथा विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्तर पर वृक्षारोपण कर सामाजिक वानिकी में सहयोग किया जाता है। तो सामाजिक वानिकी क्या था? जन सहयोग तथा सामाजिक संगठनों के सहयोग से वृक्षारोपण किया, जिससे प्रदूषण कम होगा। वन लगे तो प्रदूषण अपने आप ही कम हो जाएगा और वृक्षों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। उसके बाद है जल संभरण प्रबंधन। जल संभरण प्रबंधन क्या किया जाता है? इसके द्वारा क्या होता है? जल तथा भूमि दोनों का प्रबंधन किया जाता है। इसमें जल एक इकाई की ओर ढलान की तरफ बहता है और इसके द्वारा क्या किया जाता है? मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रखते हैं। तो याद रखना है आपने, जल संभरण प्रबंधन के द्वारा छोटे प्राकृतिक क्षेत्रों का समन्वित विकास किया जाता है, सामूहिक रूप से विकास किया जाता है। इसमें के द्वारा यानी जल संभरण प्रबंधन के द्वारा हम मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रख सकते हैं। जल संभरण प्रबंधन के अंदर हम सामाजिक वानिकी को शामिल करते हैं। बाढ़ का नियंत्रण होता है, जल संग्रहण होता है, वृक्षारोपण होता है, आदि कार्य को जल संभरण प्रबंधन के अंदर शामिल किया जाता है। जल संभरण प्रबंधन में किसको शामिल करते हैं? मिट्टी की आर्द्रता को बचाने, सामाजिक वानिकी, बाढ़ नियंत्रण, जल संग्रहण, वृक्षारोपण आदि कार्यों को शामिल किया जाता है। अब जल संभरण प्रबंधन जो कार्यक्रम है वो 3 मंत्रालयों द्वारा चलाया जाता है। 3 मंत्रालय मिलकर चलाते हैं। एक तो है कृषि मंत्रालय, दूसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय और तीसरा है पर्यावरण मंत्रालय। तो हमने पढ़ा जल संभरण प्रबंधन में जल व भूमि का प्रबंधन किया जाता है, छोटे प्राकृतिक क्षेत्रों का समन्वित विकास किया जाता है। फिर जल संभरण प्रबंधन के अंदर मिट्टी की आर्द्रता, सामाजिक वानिकी, बाढ़ नियंत्रण, जल संग्रहण, वृक्षारोपण आदि कार्यों को शामिल किया जाता है। फिर आपने लिखना है कि जल संभरण प्रबंधन के द्वारा केंद्र का कार्य जो है संचालित किया जाता है किसके द्वारा? कृषि मंत्रालय के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा व पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है जी।